तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। उसके अंदर हमने भी सिर्फ क्या पढ़ा है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, और हमने टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़े थे, कौन कौन से, फिक्स, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग, ठीक है। आज हम उसके और आगे चलते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सोर्सेज ऑफ सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में ये पढ़ा कि वहां जो एक्सचेंज रेट डिसाइड किए जाते हैं वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे किए जाते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज भी ना हमारे लिए एक कमोडिटी की तरह ही है जिसको हम मार्केट में खरीद बेच रहे हैं, बस उनकी मार्केट अलग होती है, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। तो अगर वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं तो उनकी कुछ डिमांड और कुछ सप्लाई होती होगी। तो हम उनके सोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिसके लिए डिमांड अराइज होती है फॉरेन एक्सचेंज की। और डिमांड, मुझे आप ये बताइए कि डिमांड अगर हम बोल रहे हैं तो उसे फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है? डिमांड, आपको पैसा क्यों चाहिए होता है? खर्च करने के लिए ना। जब डिमांड करते हो तो आप पैसा खर्च करते हो या आपके पास पैसा आता है? खर्च करते हो ना। तो डिमांड आपके लिए रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को? आउटफ्लो को। ये आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहां से जाती है बाहर? तो पहला तो भैया सबसे बड़ा इंपोर्ट ही है, क्योंकि हम फॉरेन गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। हमें फॉरेन गुड्स चाहिए, हमें फॉरेन सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, हम डिमांड कर रहे हैं। सेकेंड सोर्स है हमारे लिए ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब हमें यहां से कुछ पैसा या पैसे के इक्विवेलेंट कोई चीज फॉरेन कंट्री में भेजनी है, जैसे कि गिफ्ट्स भेजने हो या फिर डोनेशंस देनी हो, कैश रेमिटेंसेस देनी हो अपनी फैमिली को। जैसे कि अगर हम इंडिया में हैं, हमारी फैमिली अब्रॉड में है, मतलब जैसे कि कोई होता है ना कि बच्चे पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तो फैमिलीज क्या करती हैं, अपने बच्चों को पैसे भेजती हैं, या बच्चे बाहर पैसा कमाने के लिए गए हुए हैं तो वो अपनी फैमिलीज को रेमिटेंसेस भेजते हैं। तो अगर वही रेमिटेंसेस हम अब्रॉड भेज रहे हैं तो वो यहाँ पर आएगी। देखो, डिमांड का मतलब है कि फॉरेन कंट्री में पैसा जाना, ठीक है। तो अगर हम अपनी कंट्री से, अपनी होम कंट्री से, अपनी कंट्री को हम क्या बोलते हैं? होम कंट्री या डोमेस्टिक कंट्री। अगर हम अपनी होम कंट्री से पैसा कहाँ भेज रहे हैं? फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं या अब्रॉड भेज रहे हैं, तो वो डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये ट्रांसफर पेमेंट्स क्यों है? ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है? ट्रांसफर पेमेंट्स कौन सी होती है? अनअर्न्ड इनकम, यूनिलेटरल, वन साइडेड, ये नेशनल इनकम अकाउंट नहीं होती। फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स कौन कौन से? अर्न्ड इनकम, जैसे कि हम दे रहे हैं रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, डिविडेंड्स। फैक्टर पेमेंट्स भी आपकी, अगर आप फैक्टर पेमेंट्स अब्रॉड दे रहे हो तो वो भी आपके इसमें काउंट होगा। अगर आप अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अब ये इन्वेस्टमेंट ना आपकी दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होती है आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होती है ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप फिजिकल एसेट्स में करते हो, जैसे कि बिल्डिंग, लैंड, ये सब। लेकिन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है वो है आपकी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट्स में, लाइक शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, चाहे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करो, अगर आप कहीं अब्रॉड में करते हो ये इन्वेस्टमेंट तो वो भी आपकी डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद लेंडिंग मनी अब्रॉड, अगर आप बाहर वालों को पैसा उधार दे रहे हो, तो अगर आप उनको पैसा उधार दे रहे हो तो भी पैसा आपके पास से जा रहा है। आप घूमने जा रहे हो फॉरेन कंट्रीज में, टूर के लिए जा रहे हैं, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगी ना। उस लास्ट इज द स्पेक्यूलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। देखो क्या होता है कि जो शेयर मार्केट होती है या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, यहाँ पे आपको पता है डिमांड सप्लाई की वजह से ना इनके जो रेट होते हैं वो बढ़ते घटते रहते हैं। तो ये स्पेक्यूलेशंस पे डिपेंड करता है, लाइक कि आपको ना लग रहा है कि गेन होने के चांसेस हैं, आप रिस्क को कैलकुलेट करना। स्पेक्यूलेशन मतलब अनुमान लगाना बेसिकली, कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि प्राइस बढ़ सकती है, घट सकती है, तो भाई उस बढ़ने घटने के हिसाब से हमें फॉरेन करेंसी को खरीदना या बेचना है। तो गेन अर्न करने के लिए हमें जब फॉरेन करेंसी से गेन अर्न करना होता है तो हम उनकी स्पेक्यूलेशंस करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम पे फॉरेन करेंसी को खरीदने पे गेन हो रहा है, आपने स्पेक्यूलेट किया तो आप उसको खरीद लोगे, तो डिमांड आई ना फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। तो स्पेक्यूलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी का मतलब क्या है कि जहां पर हम उनकी वैल्यूज के लिए स्पेक्यूलेट कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग गेन, ठीक है।
जिस तरीके से डिमांड के सोर्सेज थे ऐसे सप्लाई के सोर्सेज हैं। जब आप किसी चीज की सप्लाई करोगे तो अब मुझे बताओ पैसा आएगा या जाएगा? जब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई होगी आपके पास तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा ना। तो यानी कि यहां जो सप्लाई है ना ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इनफ्लो को। ठीक है, अब इनफ्लो यानी कि पैसा आ किस फॉर्म में रहा आपके पास? जैसे वहां इंपोर्ट में पैसा जाता है तो एक्सपोर्ट में पैसा आता है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट अगर करोगे तो आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी। दूसरा, ट्रांसफर पेमेंट रिसीव्ड। अब फॉरेन कंट्री से कोई होम कंट्री में रेमिटेंसेस दे, तो गिफ्ट्स दे, डोनेशंस दे, तो हमारे पास पैसा आ रहा है ना, तो ये हमारे लिए सप्लाई का सोर्स है। फैक्टर इनकम अगर हमने रिसीव करी हो, किसी ने कोई हमें फैक्टर इनकम पे करता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, डिविडेंड्स, तो हमारे पास पैसा आ रहा है ना, हमने इनकम अर्न करी है, तो सप्लाई आ रही है फॉरेन एक्सचेंज की। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, जैसे कि हम फॉरेन कंट्री में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई हमारी कंट्री में भी तो दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हो। उसके अलावा बोरोइंग और रिसीविंग द रीपेमेंट्स, या तो हमने फॉरेन कंट्री से पैसा उधार लिया है या हमने जो उनको पैसा दे रखा था ना उन्होंने वो पैसा हमारा वापस कर दिया है, तो हमारे लिए सप्लाई हो गई, पैसा आ गया फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में। यहां पर भी वही स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के लिए, यहां पे भी स्पेक्यूलेशन वही है, वहां पर आउटफ्लो के लिए तो यहां पर वही चीज इनफ्लो के लिए, लेकिन पर्पज एक ही है कि गेन अर्न करना है। ठीक है, तो ये कुछ डिमांड के सोर्सेज थे और ये कुछ सप्लाई के सोर्सेज थे हमारे पास। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो तुम्हें थोड़ा सा माइक्रो की तरफ लेके जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स चलते हैं, थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और हमारे चैप्टर डिमांड और सप्लाई, वहां पे आपने रिलेशनशिप पढ़ा था उसका प्राइस के साथ, थोड़ा सा पहले उसको एक बार रिव्यू करते हैं। यहाँ पर साइड में आप ग्राफ बनाया करते थे, ठीक है। मुझे बताओ प्राइस बढ़ती है तो उसका डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है? जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। सप्लाई के साथ याद करो, जब प्राइस बढ़ती थी कमोडिटी की तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाया करती थी, और जब प्राइस कम होती थी तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाया करती थी। क्योंकि जब हम डिमांड के बारे में सोचते हैं ना तो हम कंज्यूमर है, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करते हैं ना। तो भाई कंज्यूमर तो तभी ज्यादा खरीदेगा ना जब प्राइस कम होगी। तो जब प्राइस कम हुई तो हमने डिमांड ज्यादा करी, जब प्राइस बढ़ गई तो हमने डिमांड कम करना शुरू किया। जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो हम प्रोड्यूसर बन जाते हैं। अब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, प्रोड्यूसर कब ज्यादा सप्लाई करेगा? जब उसे मार्केट में प्राइस ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए प्राइस बढ़ती थी तो सप्लाई बढ़ जाती थी, प्राइस कम होती थी तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती थी। तो यहां पर आपको कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है? इसे आप बोलते थे इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, और इसे आप कौन सा रिलेशनशिप बोलते थे? डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, बिल्कुल यही कंसेप्ट है। यहां पर प्राइस को हम यहां पे क्या कह रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। डिमांड तो वही है, सप्लाई भी वही है, बस वहां कमोडिटी की डिमांड थी, यहां पर हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज भी तो कमोडिटी है। हम फॉरेन एक्सचेंज को भी तो खरीद बेच रहे हैं एज अ कमोडिटी, तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है और मुझे उसका इफेक्ट देखना है ऑन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो क्या कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया है। अब उस फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से फॉरेन करेंसी की सप्लाई हमारे यहां क्यों बढ़ रही है? और सप्लाई किसको रिप्रेजेंट करती है? इनफ्लो। यानी कि हमारे पास क्यों फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, उसका रीजन है, जब यहां पर रेट बढ़ेगा ना तो फॉरेनर्स के लिए हमारे इंडियन गुड्स खरीदना सस्ता पड़ेगा। जब रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा तो हमारे फॉरेनर्स को कम यूएस डॉलर पे करने पड़ेंगे हमारे इंडियन गुड्स को खरीदने के लिए, जिसकी वजह से इंडियन गुड्स उनके लिए चीपर हो जाएंगे, यानी कि सस्ते हो जाएंगे। और जब सामान सस्ता हो जाता है तो वो लोग ज्यादा खरीदने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे? जब वो लोग ज्यादा खरीदने के लिए आएंगे दैट मीन्स हमारे पास सप्लाई होगी फॉरेन करेंसी की। तो यही रीजन है कि जो फॉरेन करेंसी की सप्लाई है वो उस टाइम पे बढ़ जाएगी। यही मैं इसके रिवर्स की बात करूं तो कि अगर रेट कम हो गया तो, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट
कम हो गया तो फॉरेनर्स को हमारा सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। फॉरेनर्स को हमारा सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी कि उनके लिए जो इंडियन गुड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉस्टलियर। और जब कॉस्टलियर हो जाएंगे तो क्या वो ज्यादा खरीदेंगे, कम खरीदेंगे ना, यानी कि सप्लाई क्या कर देंगे, वो कम कर देंगे। तो यही रीजन है कि जब रेट कम होता है तो सप्लाई कम हो जाती है, और जब रेट बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाती है। अब आप मुझे इसको, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली बात तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि डिमांड और सप्लाई है, उसकी वजह से रेट चेंज हो रहा है। यहां पर एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कहां है, पहले वाली आपकी डेप्रिसिएशन है। क्यों, यहीं से देख लो, ये देखा करो, आपके इंडियन गुड्स का सस्ता होना, इसका मतलब आपकी करेंसी का सस्ता होना, तो ये आपके लिए क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएशन। और यहां देखो आपके इंडियन गुड्स का महंगा होना, इसका मतलब आपकी करेंसी का महंगा होना, तो ये क्या है आपके लिए, एप्रिसिएशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कि क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है सप्लाई। अच्छा, अब इसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो उसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, डाउनवर्ड या अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो ऐसे बनता है। आपका सप्लाई कर्व हो गया। अभी फिलहाल मैं कह रही हूं कि ओरिजिनल एक्सचेंज रेट ये है विदाउट एनी चेंज। अभी फिलहाल ये हमारी क्वांटिटी और ये हमारा रेट है। अब हमारा रेट बढ़ा, जब रेट बढ़ेगा सेम सप्लाई कर्व पे आपने देखा कि देखो क्वांटिटी एक्सचेंज भी हमारी बढ़ गई। मैंने कहा रेट कम हो गया R2, तो सेम कर्व पे आपकी क्वांटिटी हो गई X2। ठीक है, क्लियर ग्राफ भी आप लोगों को, ये हमारा क्वांटिटी फॉल का है और ये क्वांटिटी राइज का हो गया। अब यही सेम चीज हमने डिमांड के साथ भी पढ़नी है। मैंने कहा मार्केट में एक्सचेंज रेट कम हो गया है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज किसको रिप्रेजेंट करता है, आउटफ्लो को। हम ज्यादा पैसा खर्च कब करेंगे, जब हमें सामान सस्ता मिलेगा। तो रेट का कम हो जाना इंडियंस के लिए फॉरेन गुड्स को क्या करेगा, चीपर करेगा, सस्ता करेगा ना। जब चीज सस्ती होगी तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे ना, इसका मतलब हम खरीदने पे जाएंगे। तो इसका मतलब ऐसे टाइम पे हम अपनी डिमांड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जब हमें कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है। वहीं पर अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो इसका मतलब इंडियंस के लिए फॉरेन गुड्स क्या हो गए, कॉस्टलियर, महंगे हो गए। अब अगर महंगे हो जाएंगे तो आप डिमांड कैसी करोगे, कम करोगे ना। जब कोई चीज महंगी हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, उसके लिए कम हो जाएगी। बताओ जरा इसमें भी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। यहां पर फॉरेन गुड्स सस्ते मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू अप है, तो ये हमारे लिए क्या है, एप्रिसिएशन है, और ये हमारे लिए क्या है, डेप्रिसिएशन है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से बताओ, यहां पे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स यहाँ एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार, सामान खरीद रहे हो आप, तो यहाँ पे इंपोर्ट्स बढ़ते हुए नजर आते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट्स कम होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। अब आपने यहाँ पे रिलेशनशिप क्या बताया मुझे, इनवर्स। अब इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ कैसे बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो भाई आप ऐसा ग्राफ बनाओगे, ये हो गया आपका डिमांड। पहले ओरिजिनल बनाए, फिलहाल हम यहाँ पर हैं। मैंने कहा रेट बढ़ गया, R1 हो गया। रेट बढ़ने की वजह से आपने इसको एक्सटेंड किया, ओरिजिनल डिमांड कर्व से टकरा के नीचे पहुंचा। तो यहाँ पर हमने देखा कि रेट बढ़ने की वजह से डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। रेट कम हो गया है, तो रेट कम हो जाने की वजह से हमने देखा कि डिमांड बढ़ गई है। तो बस हमें रिलेशनशिप दिख गया यहाँ पे। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसका, हाउ द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। ये भी बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपने कंसेप्ट पढ़ा था ना, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, बिल्कुल वैसे ही है, जहां डिमांड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक वो कॉन्सेप्ट हमारा इसके बाद हमें पढ़ना है। ठीक है।